तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एससी फॉर यू क्लासेस में। और आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम 2.3 के जितने भी सारा क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन को अपने से बना सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की मदद से। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में हम लोगों को मेनली 2-3 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यह देखा था कि किस प्रकार से हम लोग कोई बहुपद को लाते थे, बहुपद का शून्यांक निकालते थे, बहुपद के गुणांक को निकालते थे, फिर उनके बीच में संबंध की सत्यता की जाँच करते थे और उन शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल की मदद से किस प्रकार से हम लोग एक बहुपद को बना रहे थे। ठीक है, और इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत बढ़िया तरीका से चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं 2.3 के बारे में। और 2.3 में हम लोगों को कुछ मेन बातों को याद रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, जिससे कि हमारा बेसिक इस चैप्टर से क्लियर हो जाता है। पहला हम लोगों को बात यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितने भी हम लोगों का बहुपद होता है, बहुपद का मतलब बहुत सारा टर्म्स आपको पता ही है कि बहुपद जितना घात का बहुपद होगा उसका शून्यकों की संख्या ही उतना ही होगा। कहने का मतलब यही है कि द्विघात बहुपद हम लोगों ने देखा था कि द्विघात बहुपद में चूंकि उसका घात 2 था तो उसका शून्यक भी कितना निकल रहा था, 1 निकल रहा था। रेखिक बहुपद क्योंकि उसकी घात 1 था तो उसमें शून्यकों की संख्या भी कितना निकल रहा था, 1 निकल रहा था। अभी शून्यक 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 क्या होता है, तो शून्यक का मतलब यही होता है कि उस मान को यदि हम x के जगह पर पुट करेंगे तो वो पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही होता है शून्यक। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ बहुपद ले लिया है, उसका घात और शून्यक कितना होगा ये हम लोगों ने यहाँ पर मैं एक चार्ट बनाया हूँ। देखिए ये मेरा x+2 यह एक रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद कहने का मतलब जिसका घात 1 होता है उसे ही रेखिक बहुपद कहते हैं। चूंकि इसका घात 1 है तो यह एक मेरा रेखिक बहुपद है। और इस रेखिक बहुपद में चूंकि घात 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या भी 1 होगा। शून्यक की संख्या 1 होगा कहने का मतलब है कि ये जो अगर हम x का जगह पर कोई एक ही ऐसा संख्या आ सकता है जिसको यहाँ पर रखने के बाद पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे कि मैंने फिर दूसरा बहुपद मैंने लिया है कि यह देखिए इसकी घात, चूंकि इसकी घात 2 है, बहुपद की घात 2 है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, मतलब x के जगह पर यहाँ x और इस x के जगह पर कोई 2 संख्या आएगा, कुछ भी 2 संख्या आ सकता है जिसको यहाँ पर रखने के बाद यह पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूंकि इसकी घात देखिए, इस बहुपद को देखिए, इस बहुपद में चूंकि इसकी घात 3 है तो यहाँ पर घात 3 होने के कारण इसके शून्यक कितना होंगे, 3 होंगे। 3 शून्यक कहने का मतलब कोई भी अल्फा बीटा गामा, कुछ भी अल्फा बीटा गामा कोई भी आ सकता है। मतलब कुछ भी 3 ऐसे संख्या आ सकते हैं जो इसकी जगह पर, x के जगह पर अगर हम उसको रखेंगे तो ये सारा टर्म्स को क्या कर देंगे, वो 0 कर देंगे। यही होता है शून्यक। यदि किसी का घात 4 है तो इसका मतलब उसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, उसमें शून्यकों की संख्या जो है उसमें 4 होगा। ये चीज़ हम लोगों को सबसे पहले अपने माइंड में नोटेट करना होगा। ठीक है, दूसरा हम लोगों को यह जानना पड़ेगा कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड क्या होता है, ये चीज़ अगर हम लोग जान लिए तो इस चैप्टर का हम लोगों ने आधा क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, तो पहला गुणनखंड, पता है नाम से पता चल रहा है कि गुणा को खंड करना ही गुणनखंड है कि नहीं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं जिसको। तो गुणनखंड का मतलब होता है गुणा का टुकड़ा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि 8 को हम किस प्रकार से टुकड़ा कर सकते हैं, तो 8 को हम लोग गुना के रूप में टुकड़ा कर सकते हैं, 4 गुना 2 के रूप में, 4 गुना 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 है 8 का गुणनखंड है, 2 जो है ये भी 8 का क्या है, गुणनखंड है, गुना का टुकड़ा है। क्या हम लोग इस 8 को 6 के क्या बोल सकते हैं कि क्या 6 8 का गुणनखंड है। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 4 जो है 8 का गुणनखंड है, 2 भी 8 का गुणनखंड है। क्या हम बोल सकते हैं कि 6 8 का गुणनखंड है। क्या हम 6 और कोई दूसरा संख्या को आपस में गुना करके 8 ला सकते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि नहीं, हम 6 को 8 का गुणनखंड बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि 6 के साथ यदि कोई संख्या को गुना करेंगे तो वह 8 आएगा ही नहीं। तो 8 का गुणनखंड जो 6 है वो नहीं होगा मेरा। दूसरा मैंने ले लिया 12 को। यदि हम 12 को 3 और 4 से गुना करते हैं तो वो मेरा 12 आ जाता है। इसका कहने का मतलब होता है कि 3 जो है 12 का एक गुणनखंड है, 4 भी मेरा क्या है, 12 का एक गुणनखंड है। लेकिन क्या हम 15 का गुणनखंड 10 को कह सकते हैं, मतलब क्या हम 15 को 10 और कोई दूसरा संख्या के रूप में टुकड़ा कर सकते हैं, खंड कर सकते हैं, गुना के खंड के रूप में लिख सकते हैं, नहीं। 10 और यहाँ पर कोई एक ऐसा संख्या नहीं ला सकते कि वह मेरा 15 हो जाएगा। इसका मतलब जो 15 का गुणनखंड हम 10 लिखे हैं यह इसका गुणनखंड नहीं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 10 है वह 10 का गुणनखंड नहीं है। तो हम कैसे करके जानेंगे कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है, तो उसका हम लोगों का एक सिंपल सा ट्रिक यह है कि उसको भाग दे करके दिखना पड़ेगा हम लोगों को।
हम भाग करके देखेंगे कि कौन किसका गुणनखंड है कि नहीं, वो उसको जानने के लिए हमें इसको सिंपली भाग करना पड़ता है। जैसे कि मैंने ले लिया है कि एक ले लिया है कि 248, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 8, 8, 12, 15 लिया है। उसी प्रकार से मैंने एक संख्या ले लिया है 48, और मैं आपको पूछूंगा क्या 4 248 का गुणनखंड है? तो कैसे जानेंगे कि यह 248 का गुणनखंड है कि नहीं? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने उसको भाग देना पड़ेगा कि इसका हम भाग दे दिए। चलिए, तो इस यहाँ पर देखने को मिला कि इसका शेषफल 0 आ गया। और इस प्रकार से जब हम लोग इसको गुणनखंड के रूप में लिखे, मतलब इस 4 को किसी दूसरा संख्या मतलब 62 के साथ 62 जो यहाँ पर मेरा आया, उसी 62 के साथ गुना करने पर मेरा इतना आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि यह जो 4 है मेरा, वह 248 का गुणनखंड है। ठीक है, अब हम दूसरा यहाँ पर एक और उदाहरण लेकर के देखते हैं। क्या 142 का गुणनखंड मेरा यह 4 है? तो हम गुना करके उसी प्रकार से हम इसको भाग दे करके देखेंगे कि भाग करने पर मेरा इस प्रकार से शेषफल बचता है। तो शेषफल में मेरा 0 नहीं आने के कारण हम इस 4 को किसी दूसरा संख्या के साथ गुना नहीं कर सकते कि मेरा 142 आ जाए। मतलब ये जो 4 है वह 142 का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कौन किसका गुणनखंड है, कौन किसका गुणनखंड नहीं। गुणनखंड का मतलब सिंपली याद रखना है कि उसको गुना के टुकड़ा के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये तो हुआ मेरा अंकगणित में हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि कौन सी संख्या किसका गुणनखंड है कि नहीं है। लेकिन इस चैप्टर में, चूंकि यह चैप्टर जो है वो एक बीजगणित का पार्ट है, और बीजगणित में हम लोगों को संख्या और व्यंजक, संख्या और अक्षर को मिला करके दिया जाता है जिसको व्यंजक। इस व्यंजक में किस प्रकार से जांच करेंगे कि कौन सी व्यंजक किसका गुणनखंड है कि नहीं है, वही चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के एक एक दो क्वेश्चन को लेकर के। तो चलिए बहुपद के एक्सरसाइज 2.3 के हम लोग एक दो क्वेश्चन को लेकर के देखते हैं कि कौन से बहुपद जो है वह दिए गए बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। हम किस प्रकार से उसको जांच कर सकते हैं, उस प्रोसेस को जानते हैं। अच्छा, यहाँ पर 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके से हल होंगे। तो हम लोग जिस प्रकार से यहाँ पर अंकगणित में देखते हैं कि कोई भी संख्या किसी का गुणनखंड है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए यदि मेरा भाग करने पर शेषफल 0 आता है तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा संख्या 3 दिया हुआ है वो 18 का एक गुणनखंड है। और यदि शेषफल नहीं आता है, इसका मतलब जो 4 है 18 का गुणनखंड नहीं है। मतलब यदि भाग देने पर शेषफल हमको 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या दिए हुई संख्या का एक गुणनखंड है। और यदि शेषफल 0 नहीं निकलता है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो दिया हुआ अंक है, जो भी बहुपद है या अंक है, वो दिए हुए बहुपद के कोई गुणनखंड नहीं है। तो उसी को हम लोग जाँच करते हैं। चलिए क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। तो इसको सिंपली क्या करना है, हमें सबसे पहले भाग दे करके देखना है कि शेषफल हमारा 0 आता है कि नहीं है। तो हम इसको भाग देंगे। भाग विधि के द्वारा आपको बहुपद का भाग बहुत बढ़िया तरीका से बताया जा चुका है। ठीक प्रकार से करेंगे तो इसको भाग देने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि बहुपद जो छोटा सा बहुपद है, इसका गुणांक को और इसके गुणांक को, चूँकि इसका गुणांक में कुछ भी हमको खोजना पड़ता है। दो सबसे पहले पहले पद का गुणांक को, यानी कि पहले पद हमारा 2 है तो यहाँ पर हमको 2 चाहिए। तो हम मेरे पास यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमको क्या मिलेगा, 2t का स्क्वायर मिलेगा। लेकिन हमको t का पावर 4 चाहिए और यहाँ पर है t का पावर 2। हमको और कितना t चाहिए, 2t चाहिए। तो हमको क्या करेंगे, और t का 2 इस पावर हम ले लेते हैं। तो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2t का पावर 4 और माइनस में 2 तिया 6t स्क्वायर वाला हमारा यहाँ पर है। तो प्लस माइनस और 2 तिया 6t स्क्वायर। हम इसका नीचे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसकी घात 3 है और इसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है मेरा 2, इसीलिए हम इसकी घात के नीचे नहीं लिखे। अब सिंपली क्या करना पड़ता है, इसका चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। क्यों करना पड़ता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो ये मेरा घट के 0 हो जाएगा। अब बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा मेरा प्लस का 3t³ प्लस का 3t³ और यहाँ से प्लस में 6t स्क्वायर और माइनस में 2t स्क्वायर। तो प्लस माइनस घटेगा और बड़ा का चिन्ह लगेगा तो बड़ा मेरा प्लस में है, और घटेगा तो ये जगह 4t का स्क्वायर, इधर से माइनस 9t और माइनस का 12। अब हमको क्या खोजना पड़ता है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाएंगे, सबसे पहले तो मेरा प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है तो हम पहले 3 लगाएंगे। फिर उसको यहाँ t का पावर 3 है और t का पावर 2 है, मतलब एक t हमें और चाहिए तो एक गुटी हम यहाँ पर और लगाएंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ हो जाएगा, प्लस का 3t³ हो गया। अब प्लस माइनस और 3 तिया 9t माइनस 9t, इसके नीचे नहीं रखेंगे क्योंकि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से t का पावर 1 आ रहा है तो t का पावर 1 के नीचे लिखेंगे। अब सिंपली वही करेंगे,
चिन्ह चेंज करेंगे और घटाएंगे, ये कट गया। और यहाँ पर भी देखिए सेम मिल गया प्लस माइनस में, तो इसको भी घटा देंगे। अब बचा मेरा 4t² माइनस 12, यही बचा। अब हम क्या करेंगे, t² यहाँ पर है, t² यहाँ पर है, लेकिन 4 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं था। हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस का, यहाँ प्लस का है इसलिए प्लस, और 4 है इसलिए 4। t² तो मेरा पहले से ही है, तो हम हो जाएगा मेरा 4t² स्क्वायर। अब ये प्लस में और ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12। अब हम वही चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे पूरा कट गया और शेषफल मेरा क्या आ गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मेरा शेषफल जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, वो 0 के इक्वल आ रहा है। यदि शेषफल हमारा 0 के इक्वल आता है, इसका मतलब हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो दोनों संख्या है वो 18 का क्या है, एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा वाला बहुपद हम लोगों को दिया गया है वो यह बड़ा वाला बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। भाग विधि के द्वारा अगर आपको निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं बाकी का भी।